नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 जगहों पर मिल रही ई चार्जिंग की सुविधा। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को मिल रही सुविधा। ग्रीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फोकस। चंपावत जिले को बड़ी सौगात। 68.5 करोड़ की योजनाओं की मिली मंजूरी। मंत्री रेखा आर्य बोली, चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में हो रहा काम। उत्तराखंड के मदरसों में अब नहीं दी जाएगी धार्मिक शिक्षा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने लगाई दीनी तालीम पर रोक। कांग्रेस ने उठाए सवाल। और एसआईटी करेगी यूपी आरएनएन के 136 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच। उत्तराखंड के 5 अधिकारियों पर था निर्माण कार्य में धांधली का आरोप। अब बड़े खुलासे की उम्मीद। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर से आए युवक और महिला दंगल के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की घोषणा की है। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाई जाएगी। राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। धामी सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा मार्गों में 25 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इससे यात्रा पर आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सुविधा मिल रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि सीएम धामी ने इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा की थीम पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। चंपावत के बनबसा में मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें 68 करोड़ 57 लाख रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, खेल, बाल विकास समेत कई प्रमुख योजनाएं शामिल हैं और ज्यादातर योजनाओं को 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। जनपद चंपावत की 2025-26 की जिला योजना की आज बैठक रही और इस बैठक में निश्चित रूप से हमारे जो पुराने कमिटेड हमारे जो खर्चे हैं उसका भी अनुमोदन हुआ है। पीआरडी जवानों की सैलरी का भी अनुमोदन हुआ है और निश्चित रूप से चाहे वो जल संस्थान से या जल निगम से जो हमारे ऑपरेटर लगे हुए उनकी भी 20% सैलरी का यहाँ पर अनुमोदन हुआ है। इसके अलावा जो हमारे विकास कार्य हैं उस दिशा में भी चाहे वो उद्यान विभाग के संदर्भ हो कि कीवी को हमें बढ़ावा देना हो, चाहे वो हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हमें बढ़ावा देना हो, चाहे हमारे को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से बजट आवंटन करना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीएचसी में डिलीवरी सेंटर को अच्छे से और डेवलप करना हो या उसका विस्तार करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज जिला योजना के माध्यम से जो बजट उसमें आवंटित की गई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 220 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इस बीच मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मदरसों में अब मुस्लिम धर्म से जुड़ी चीजों को नहीं पढ़ाया जाएगा, दीनी तालीम नहीं दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। अब वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रम में भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि अब मदरसों में तैतानिया, फोकानिया, मुंशी, मौलवी जैसी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। बच्चों को वही पढ़ना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। बिल्कुल सही है। 2 सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते।
अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मौलिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि मदरसों में 2023 से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो दूसरे स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं अब वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों ही अपने अपने स्तर से छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं। देखिए, असल में जो मदरसा बोर्ड है वो आधुनिक एजुकेशन जो है सारे मदरसों को उपलब्ध करा रहा है, और आपने देखा कि 96.5% बच्चे 2024 में उनमें सफल हुए। अब जो यहाँ जो वक्फ की संपत्ति पर मदरसे चल रहे हैं, अधिकतर उन्हीं मदरसों में वही मदरसे सील हुए हैं, क्योंकि वो नियमित तौर से कहीं से रजिस्टर्ड नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास जो मदरसे हैं वो बंद हुए हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो एक और सब्जेक्ट आया तहतानिया, फौकानिया और उसका, तो आपको बताएं कि ये बिल्कुल जैसे गुरुकुलम के अंदर धर्मशास्त्र की एजुकेशन होती है और उसमें उसके साथ आधुनिक एजुकेशन दी जाती है। हमने आधुनिक एजुकेशन को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ जोड़ा है। मदरसों की पढ़ाई को लेकर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि फंडामेंटल राइट है कि बच्चे किसी भी धर्म की पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दो अलग अलग चीज़ है। जो बच्चे दीनी तालीम चाहते होंगे उनको शादाब शम्स तो क्या, हिंदुस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा नेता रोक नहीं सकता। ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम किस मज़हब को प्रैक्टिस करें, हम किस धर्म को माने। राइट ऑफ रिलीजन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात का जवाब देना तो मैं समझता हूँ कि कोई होशियारी का काम नहीं है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मदरसे आते हैं उन सभी में अब दीनी तालीम नहीं दी जाएगी, बल्कि उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, जिसे लेकर विपक्षी दल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं और संविधान न मानने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में मदरसा बोर्ड की शिक्षा पद्धति में कितने बदलाव देखने को मिलते हैं और इसका विशेष समुदाय के बच्चों पर क्या असर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर रुड़की के भगवानपुर की बीजेपी ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी। दरअसल करुणा कर्णवाल ने एक बार फिर से पूर्व विधायक और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शिकायत करने पर इस बार उल्टा ही उन पर कोई कार्रवाई हुई तो वो सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करेंगी। देखिए, डर तो यही है कि फिर से वो मुझे यहाँ से हटवा न दे, क्योंकि पहले भी गलत कार्रवाई हुई थी और इस बार भी, क्योंकि मुझे बार बार सुनने को मिल रहा है इधर से भी उधर से भी कि भाई तुम्हें फिर से हटवा दिया जाएगा। और कुछ तो बल्कि ब्लॉक में भी बातें चल रही थी कि कितने दिन रह गए, इसके 3-4 दिन रह गए हैं और फिर से इसको हटवा दिया जाएगा। तो वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि अच्छे से अधिकारियों को उन्होंने इतना गुमराह कर दिया कि वो गलत कार्रवाई करने पर उतर गए। बिल्कुल, मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी बेटी का सहयोग करे, क्योंकि अगर वो ही नहीं करेंगे, मेरा सहयोग करेगा तो कौन सहयोग करेगा। वही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान का लगातार विरोध हो रहा है। राजधानी देहरादून में महानगर कांग्रेस ने नारेबाजी के साथ ही मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि भारतीय सेना का अपमान सबका अपमान है और इसे सहा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सरकार से मंत्री को हटाने की मांग की। देखिए, इंडियन आर्मी का अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे।
और जो भाजपा के नेताओं ने आपत्तिजनक शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए बोले हैं, उसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और शर्म की बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने तो सोमोटो संज्ञान लेके तत्काल मुकदमे के लिए आदेश कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें अभी भी बंद हैं, सोई हुई हैं। उन्हें तत्काल विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए और साथ ही साथ भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता से भी उसको निलंबित करना चाहिए। जो काम उसने किया है, जो अपमान हिंदुस्तान का किया है, उसके लिए भाजपा को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। टिहरी के नगर पंचायत घनसाली में विधायक शक्तिलाल शाह और नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट की मौजूदगी में पहली बार बोर्ड बैठक हुई, जिसमें नगर पंचायत के तमाम जनहित कार्यों को लेकर चर्चा की गई। खासतौर पर डिप्टियाडा में जल निकासी और भिलंगना नदी के किनारे सुरक्षा दीवार निर्माण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान आपदा प्रभावित गाँव में 12 लोगों को 18,33,000 के चेक बांटे गए। मुझे अध्यक्ष जी ने आग्रह किया मेरे से कि विधायक जी, मैं पहली बैठक कर रहा हूँ और आप इस बैठक में आना आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस बैठक में बुलाया और काफ़ी अधिकारी उन्होंने आमंत्रित किए थे। विशेषकर हमने शहर की ही नहीं, अभी तो पूरी विधानसभा की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। और आज सौभाग्य की बात यह है कि हमने अपने नया गाँव तिनगढ़ जो हमने विस्थापन किया, उन लोगों को भी हमने 9-10 लोगों को आज उन लोगों को उनके सेकंड किस्त के चेक भी वितरण किए। हमारे नगर पंचायत घनसाली की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक थी, जिसमें लगभग हमने 17-18 विभागों के अधिकारी यहाँ पे बैठक में बुलाए थे, क्योंकि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान के निमित्त हमने सब अधिकारी बुलाए थे। इसमें मुख्य रूप से जैसे PWD विभाग को नालियों को जो खोलने के लिए कहा गया कि क्योंकि बरसात के समय में नालियाँ बंद होने से जो है पूरे आवासीय बस्ती में पानी घुस जाता है। उन्होंने भी 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन में हम सारी नालियाँ खोल के और इस पानी की रोकथाम कर लेंगे। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर के नेतृत्व में सभी 9 वार्डों के सभासदों के साथ बैठक हुई और बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें बरसात से पहले सभी वार्डों में नाली की साफ सफाई, डेंगू मच्छर से बचने के लिए दवाई का छिड़काव, खस्ताहाल सड़क निर्माण समेत कई प्रस्ताव शामिल थे। बोर्ड की मीटिंग हुई है, हमारे सब सभासदगण, चेयरमैन साहब सब बैठे थे। उसमें ये लिया गया है कि जैसे कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जैसे पानी के वाटर कूलर 10 लगेंगे और उसके बाद कुछ फुहारे लगाए जा रहे हैं और कुछ टेंडर हम 2 करोड़ के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर विचार आपस में बैठ के परिवार है विचार किया है और शहर को चमकाना है। शहर को चमकाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आज नगर पंचायत में माननीय अध्यक्षा श्रीमती मंजीत कौर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और नगर पंचायत दिनेशपुर के विकास के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जैसे नगर में फॉगिंग की जानी है, कुछ दवाइयाँ खरीदी जानी है। अभी निकट भविष्य में ही जो है बरसात ऋतु शुरू हो जाएगी, उनके लिए नाले वगैरह की सफाई के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पारित किए गए। देहरादून में खाकी वर्दी दागदार हुई है। पुलिस की वर्दी पर फिर रिश्वत का दाग लगा है। आईएसबीटी चौकी इंचार्ज की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इस मामले ने पूरे पुलिस विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। फिर दागदार हुई खाकी वर्दी, पुलिस की वर्दी पर रिश्वत का दाग। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया आईएसबीटी चौकी इंचार्ज। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई भी की गई। राजधानी देहरादून में खाकी वर्दी दागदार हुई है। रिश्वत का दाग पुलिस वाले पर लगा, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आईएसबीटी चौकी इंचार्ज को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र की आईएसबीटी चौकी इंचार्ज देवेश खोखसाल के खिलाफ विजिलेंस को एक लिखित शिकायत मिली थी और शिकायतकर्ता ने बताया कि बंजारावाला इलाके में भूमि विवाद को लेकर एक मामले की जांच चौकी इंचार्ज के पास थी। जांच से पीड़ित का नाम हटाने को लेकर चौकी इंचार्ज ने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की तय रकम 1 लाख रुपए के साथ भेजा गया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज के इस कदम ने पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक और डीजीपी उत्तराखंड और आईजी गढ़वाल का मुख्यालय इसी देहरादून में है और दूसरी ओर उन्हीं के शहर में पुलिस अफसर खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहे हैं।
ये घटना सिर्फ एक पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की साख पर गहरी चोट है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही वो पुलिस है जिस पर जनता भरोसा करती है? क्या ये कार्रवाई आने वाले समय में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सबक बनेगी या फिर आई गई बात बनकर रह जाएगी? वहीं इस मामले में आईजी गढ़वाल का कहना है कि घटना होते ही तत्काल प्रभाव से आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया गया और ये घटना अन्य पुलिस के लिए सबब है। साथ ही जनता से भी अपील की गई कि रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत करें। ये मामला जो कल आया, जिसमें कि विजिलेंस की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है, जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए और विजिलेंस की टीम को जो भी सहयोग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनको चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करें। और साथ साथ जैसे सरकार के सभी सतर्कता विभाग, पुलिस विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हम लेटर स्पिरिट में हम इसको लागू करें। और आपके माध्यम से मैं भी संबंधित को समस्त नागरिकगण को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हमारे रेंज कार्यालय में आप वो सूचना दे सकते हैं। इसके नंबर्स भी हम लोगों ने पब्लिक में फ्लैश किए हुए हैं। तो किसी भी स्तर पर कहीं भी इस तरीके की भ्रष्टाचार की कोई अगर इस तरीके की कोई कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध में हम कठोर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पर विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी साल अब तक विजिलेंस ने 9 भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को जेल भेजा है जो खुलेआम रिश्वतखोरी कर रहे थे। लेकिन ऐसे पुलिस कर्मियों के कारण ही खाकी वर्दी से लोगों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में किए गए 136 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। उन्होंने देहरादून के एसएसपी को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि निगम के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक और परियोजना महाप्रबंधक ने सहायक लेखा अधिकारी के साथ मिलकर निर्माण कार्यों में 136 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। साल 2012 से 18 के बीच इस घोटाले की परतें खुली और तब से ही मामले की जांच चल रही है। देखिए, इसके एक प्रकरण आया था कि यूपी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा जो जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस हुए थे, जिन्होंने काम किए थे, उसमें एक बहुत गड़बड़ियां आई थी, जिसकी शासकीय स्तर पे भी जांच हुई थी। और शासकीय स्तर पे जांच होने के बाद में संबंधित के विरुद्ध में नेहरू कॉलोनी में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जो लगभग 136 करोड़ की राशि की, जिसमें गड़बड़ियों के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले थे। तो इसको देखते हुए हमारे नेहरू कॉलोनी में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। उसको हमने रिव्यू किया। रिव्यू के पश्चात में मैंने रेंज स्तर पे एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया है, जिसका पर्यवेक्षण जो है वो एसपी सिटी द्वारा किया जाएगा। ये एसआईटी नियमित रूप से प्रभावी ढंग से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अभी प्रारंभिक दौर पे हम लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबको अपने एसआईटी को ट्रांसफर करवा दिया है। हल्द्वानी में गोलापार क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी के नेतृत्व में करीब 150 अवैध प्लॉट ध्वस्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर बिना परमिशन के प्लॉटिंग की जा रही थी। इस मामले में पहले ही प्राधिकरण की ओर से चालान और नोटिस जारी किए गए थे। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया, करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है
और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 125 से अधिक इसमें लोगों के नामांतरण भी हुआ है और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं तो करीब 125 से 150 के आसपास प्लॉट। वहीं रुद्रपुर में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बेचने और बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत किच्छा के ग्राम बरी में 15 लीटर कच्ची शराब के साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं टीम ने बिंदुखेड़ा में 3 अवैध शराब की भट्टी नष्ट कर 160 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही 4000 लीटर लहन को मौके से नष्ट किया है। सीएम हेल्पलाइन से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें एक बबली नाम की महिला शराब बेच रही थी। उसको हमने 14 तारीख को 15 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा टीम द्वारा बिंदुखेड़ा में 3 भट्टियों को नष्ट किया गया है जिसमें 160 लीटर अवैध शराब हमको मिली है। ये कार्रवाई भट्टियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा हम ओवर रेटिंग को रोकने के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्रिकेट के मैदान से खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। 23 मई से देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन 41 में ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के अलग अलग राज्यों की 12 टीम और 4 कॉर्पोरेट क्रिकेट क्लब की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। खास बात यह है कि इस साल टूर्नामेंट के सभी मुकाबले देहरादून के 4 क्रिकेट ग्राउंड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आयुष क्रिकेट ग्राउंड और अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में खेले जाएंगे। 8 जून को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। आज प्रेस वार्ता करी है, 23 तारीख से टूर्नामेंट शुरू है, तो आप लोगों का सहयोग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रेस वार्ता का और प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका हमें सहयोग चाहिए कि हमारे टूर्नामेंट जो है आपके माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान में ये फैले। और ये 41st है हमारा ये गोल्ड कप। 1981 से शुरू हुआ था, बीच में 2 साल कोविड के निकल गए। तो आप सबका जो है हमें सहयोग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितना इसका नाम होगा, देहरादून का नाम होगा, हमारे उत्तराखंड का नाम होगा देश में। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के खटोला गांव में कुमाऊं रेजिमेंट के नायब सूबेदार आनंद सिंह कार्की का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस मौके पर परिवार और आसपास के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके निधन पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। बता दें कि आनंद सिंह कार्की के पिताजी राम सिंह कार्की स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद सिंह कार्की 1962 में चीन, 65 में पाकिस्तान और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को मिली आजादी की लड़ाई में वो शामिल थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 जगहों पर मिल रही ई चार्जिंग की सुविधा, इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को मिल रही सुविधा। ग्रीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फोकस। चंपावत जिले को बड़ी सौगात, 68.5 करोड़ की योजनाओं की मिली मंजूरी। मंत्री रेखा आर्य बोली, चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में हो रहा काम। उत्तराखंड के मदरसों में अब नहीं दी जाएगी धार्मिक शिक्षा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने लगाई दीनी तालीम पर रोक, कांग्रेस ने उठाए सवाल। और एसआईटी करेगी यूपी आरएनएन के 136 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच। उत्तराखंड के 5 अधिकारियों पर था निर्माण कार्य में धांधली का आरोप, अब बड़े खुलासे की उम्मीद।